क्लास 9th। आपका सब्जेक्ट है SST, सब पार्ट हिस्ट्री, चैप्टर 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहले मैं बताऊं आपको कि फ्रांस क्या है। फ्रांस वन कंट्री ऑफ यूरोप एंड इट्स कैपिटल इज पेरिस। वर्ड है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह और रिबल मीन्स विद्रोही। मैंने आपके लिए ग्रीन पेन यूज़ किया है वर्ड मीनिंग्स डिस्क्राइब करने के लिए। एक क्विक रिवीजन करते हैं। जुलाई 14, 1789 पेरिस वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई को 1789 में फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में अलार्मिंग सिचुएशन थी। ट्रूप्स मूव्ड इन टू द सिटी पेरिस। राजा के जो सेना की टुकड़ियां थी वो पेरिस शहर में घूम रही थी। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्तील। फ्रांस की जो जेल थी जिसका नाम था बास्तील, नाराज और क्रुद्ध लोगों ने उस जेल को ध्वस्त कर दिया था। येट द बास्तील वॉज हेटेड बाई ऑल। बास्तील नाम की जो जेल थी फ्रांस के सभी लोग उससे घृणा करते थे। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्यों घृणा करते थे? क्योंकि फ्रांसीसी जो राजा थे उनके निरंकुश शासन का ये एक प्रतीक थी, इसलिए इसे ध्वस्त कर दिया गया। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलाइज्ड। ये एक किले के आकार की बड़ी जेल थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि फ्रांस में जो राजा के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे उनको इसी जेल में कैद कर दिया जाता था। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। यानी इस घटना के बाद पेरिस में और फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में सेना में और नागरिकों में झगड़े जो थे वो देखने को मिल रहे थे। मोस्ट पीपुल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकांश लोग जो हैं वो प्रतिरोध कर रहे थे सरकार के विरुद्ध। इसलिए कर रहे थे क्योंकि हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, जो रोटी थी उसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। एक सभा बुलाई गई जिसमें पास किया गया एक प्रपोजल जिसमें कि फेडरल सिस्टम जो था उसके ऑब्लिगेशंस को ख़त्म करने की बात की जा रही थी। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ? ऑन द 5 मई 1789 यानी 5 मई 1789 लुई 16 कौन थे? फ्रांस के राजा। टुगेदर एन असेंबली। उन्होंने एक सभा बुलाई ऑफ द स्टेट्स जनरल। किसकी सभा बुलाई? स्टेट्स जनरल की। टू पास प्रपोजल। वहाँ पर उन्होंने एक प्रस्ताव पास कराया फॉर न्यू टैक्सेस, जिसमें कि कुछ न्यू टैक्सेस जो थे वो वहाँ पर इम्पोज किए जाने थे। टैक्सेस वहाँ पर 2 प्रकार के थे। एक थे डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक को टिथे कहा जाता था और दूसरे को टेल। ए रिस्पेलेंट हॉल इन वर्सेस। वर्सेस जो था वहाँ के राजा के महल का नाम था। वॉज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट। वहाँ पर राजा की मेज़बानी में इस डेलीगेशन को बुलाया गया था ताकि प्रस्ताव को पारित कराया जा सके, जिसे कि राजा के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यानी फ्रांस का जो समाज था वो 18वीं शताब्दी में किस प्रकार से था। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली। यानी 1774 में लुई 16 जो थे वो बर्बन फैमिली से थे। बर्बन फैमिली जो था उनका डायनेस्टी का नाम था असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। वो फ्रांस के सिंहासन पर बैठे। ही वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। जिस समय वो सिंहासन पर बैठे थे उनकी उम्र 20 वर्ष थी। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटनी। और उन्होंने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस जो थी मैरी एंटनी उनसे शादी की। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जिस समय वे सिंहासन पर बैठे
उस समय फ्रांस का खजाना खाली था। अब फ्रांस का खजाना खाली क्यों था? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक चलने वाली लड़ाइयों के कारण फ्रांस का जो खजाना था वो खाली हो चुका था, क्योंकि इन लड़ाइयों में फ्रांस ने बहुत अधिक धन खर्च किया था। अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर बात बताऊँ फ्रांस के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था कि यूरोप का एक छोटा सा देश था ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन उस समय, जिस समय फ्रांस में क्रांति की शुरुआत होने को थी, उस समय बहुत ताकतवर देश था और वर्ल्ड के लगभग 50 कंट्रीज़ को उसने अपनी कॉलोनी बना रखा था। लेकिन फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों की मित्रता थी और अमेरिका जो था वो बाय द वे ब्रिटेन की कॉलोनी बन चुका था और ब्रिटेन की 13वें नंबर की कॉलोनी था। क्योंकि फ्रांस और अमेरिका दोनों मित्र थे, तो फ्रांस को अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया कि हमें ब्रिटेन के चंगुल से बचाने में मदद कीजिए। तो इस प्रकार से लुई 16 के शासनकाल में 12 वर्ष तक युद्ध करना पड़ा फ्रांस को ब्रिटेन से, जिसमें उसने अमेरिका को ब्रिटेन से मुक्त कराया। उसके बाद आपका टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस की जो फ्रांस का ताना बाना था, जो सामाजिक स्ट्रक्चर था वो कैसा था। द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। इन्हें स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, इन्हें स्टेट कहा जाता था। फर्स्ट स्टेट जो था उसे क्लैरिजी कहा जाता था, सेकंड स्टेट को नोबिलिटी कहा जाता था, एंड वन इज थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट जो है वो बहुत अधिक डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि इसमें आते थे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, आर्टिसंस, मर्चेंट्स, लॉयर्स, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। इस प्रकार से एक सोसाइटी जो थी वो ऑर्गेनाइज थी, जिसे कि फ्रेंच सोसाइटी कहा गया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी किस तरह से वहाँ पर लोगों ने स्ट्रगल किया सर्वाइव करने के लिए। टाइम था 1713 यानी 1713 टू 1789। इस समय फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी। 1713 में टोटल पॉपुलेशन थी 23 मिलियन एंड 1789 में ये हो गई थी 28 मिलियन। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली, और इस समय क्या हो रहा था कि जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और जो ब्रेड की कीमतें थी वो भी बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, यानी मांग के हिसाब से अनाज के उत्पादन को गति नहीं मिल पा रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी, यानी इसलिए रोटी की कीमतें बढ़ती जा रही थी क्योंकि ये स्टेपल डाइट थी वहाँ के मेजोरिटी मीन्स बहुसंख्यक लोगों की, रोज रैपिडली तेजी से बढ़ती जा रही थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द वेजेस, यानी कि रोटी की कीमतें तो बढ़ रही थी लेकिन लोगों के जो वेजेस थे, पारिश्रमिक थे, वेतन थे, तनख्वाह थे, वो नहीं बढ़ पा रहे थे। डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस, यानी वो नहीं बढ़ रहे थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, इसलिए अमीर और गरीब लोगों के बीच का जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, वहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले। सब्सिस्टेंस क्राइसिस वर्ड का जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने नीचे ही इसके आपको बता दिया है। ग्रोइंग मिडिल क्लास, तभी क्या हुआ कि एक नए वर्ग की परिकल्पना फ्रांस में शुरू होती है। मिडिल क्लास का मतलब मध्यम वर्गीय लोग, क्योंकि वहाँ पर अमीर लोगों की बहुतायत थी, वहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग थे जिन्हें कि राजा लुई 16 की तरफ से बाय बर्थ प्रिविलेजेस दिए जाते थे, जिनका की विरोध करने के लिए ही इस मिडिल क्लास की शुरुआत हुई थी। इन द पास्ट, अतीत में यानी लुई 16 से पहले, पीजेंट्स एंड वर्कर्स had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, यानी लुई 16 से पहले भी इसी प्रकार की घटनाएं वहाँ पर देखने को मिलती थी। किसान और वर्कर्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे रिवॉल्ट्स में, क्योंकि राजा जो हैं वहाँ पर समय समय पर टैक्सेस इंक्रीज किया करते थे और फूड स्कैरसिटी वहाँ पर देखने को मिलती थी। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड, तभी 18वीं शताब्दी जो थी
वो चश्मदीद बनी द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, इस प्रकार के मिडिल क्लास का उन्होंने अवलोकन किया। टर्म द मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ, अब मिडिल क्लास ने अपना जो धन था वो कहाँ से अर्न किया? थ्रू एन एक्सपेंडेड ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। यानी उन्होंने ये पैसा जो कमाया था वो कहाँ से कमाया था? समुद्री यात्राओं से व्यापार करते हुए, और वहाँ से व्यापार करके ऊनी और रेशमी कपड़ों को बुनने की कला सीखा और उसको एक्सपोर्ट किया, कि आइदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो इस तैयार ऊनी कपड़े को निर्यात किया करते थे समाज के जो अमीर वर्ग के लोग थे उनके लिए। इन एडिशन टू द मर्चेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स, इसमें व्यापारी और विनिर्माताओं दोनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और लॉयर्स की संख्या बढ़ रही थी इस वर्ग में। ऑल ऑफ दीज एजुकेटेड, ये सभी शिक्षित लोग थे। दे बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इन शिक्षित लोगों का ऐसा विश्वास था कि फ्रांस जिस प्रकार का एक समाज है, वहाँ बाय बर्थ जो सुविधाएं क्लर्जी और नोबलिटी को दी जाती हैं, उस प्रकार की कोई भी सुविधाएं जन्मजात किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। यानी किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर अपनी सामाजिक जो उसकी एक अहमियत होती है वो उसके मेरिट पर डिपेंड करनी चाहिए, उसे अपनी मेहनत से बनाने चाहिए। दीज आइडियाज इन्वेस्टिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, उनका ऐसा विश्वास था, उनकी ऐसी परिकल्पना थी कि सभी लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, सबके लिए समान कानून होने चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, और जो भी अवसर हों वे सभी के लिए समान होने चाहिए। वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स, इनमें कुछ फिलोसोफर्स यानी दार्शनिकों ने अपने विचारों को आगे रखा, सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो, इनमें से ये नाम बहुत ही प्रमुखता से वहाँ देखे गए। इन हिज टू ट्रिटीजेज ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था टू ट्रिटीजेज ऑफ गवर्नमेंट। लॉक sought to refute the doctrine of divine and the absolute right of the monarch, उन्होंने राजतंत्र में जो दैवीय अधिकार राजा को दिए जाते हैं उनका खंडन किया। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज दूसरी एक पुस्तक थी, मॉन्टेस्क्यू इसके लेखक थे। प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर, उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा जिसमें कि शक्तियों को बांटने की बात कही गई। विद इन द गवर्नमेंट between the the executive and the judiciary, यानी इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें कि पावर को डिवाइड कर दिया जाए तीन प्रकार से, जिसको कि हम कहते हैं द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी यानी कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। इस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात उन्होंने की। ये मॉडल उनके दिमाग में आया कहाँ से, फिलोसोफर्स के माइंड में? दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। ये जो मॉडल था इसे यूएसए में लागू किया गया था आफ्टर द 13th कॉलोनीज, यानी 13वीं कॉलोनी के रूप में डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जिस समय अमेरिका को आज़ाद घोषित कर दिया गया था ब्रिटेन के चंगुल से, उस समय इस प्रकार का मॉडल यूएसए में लाया गया था। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France। यानी अमेरिका के संविधान ने वहाँ पर इंडिविजुअल